नमस्कार, मैं शिवानु शुक्ला इंग्लिश डेली विजन वॉच के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। 7 सितंबर 2022 से शुरू होने वाला भारत जोड़ो यात्रा करीब 3,970 किलोमीटर की दूरी 12 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश से गुजरते हुए कन्याकुमारी से चलकर श्रीनगर में 30 जनवरी 2023 को संपन्न हुई। इस यात्रा से, जो कि बहुत कठिन परिस्थितियों में भी किया गया, जिस दिन समापन था उस दिन ओले पड़ रहे थे, बर्फ पिघल रही थी, बर्फबारी हो रही थी। तो इस यात्रा से लाभ क्या हुआ राहुल गांधी को और कांग्रेस को, जहां पार्टी का कहना है कि यह यात्रा एक विशेष जो आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, उसके खिलाफ खड़े होने के लिए की गई थी। लेकिन लक्ष्य तो केवल ये नहीं होगा। राजनीति में कोई भी एक्ट किया जाता है तो उसे राजनीतिक रूप से देखा जाता है और चुनावी रूप से भी देखा जाता है। तो इस यात्रा को भी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से भी जोड़ के देखा जा रहा है। जानकारों का मानना है कि पार्टी इस यात्रा को, जो पार्टी लक्ष्य हो पार्टी की इस यात्रा से, उस लक्ष्य में कहीं ना कहीं एक जो प्रोमिनेंट लक्ष्य होगा वो राहुल गांधी के अपने इमेज का होगा। राहुल गांधी का जो व्यक्तित्व है उसको जनता के बीच में सामने लाने का भी एक लक्ष्य होगा। एक इमेज जिसको कि ऐसा बताया जा रहा था या प्रोजेक्ट किया जा रहा था कि इन्हें बहुत चीज़ों की समझ नहीं है या ये कठिनाइयों का सामना नहीं कर सकते। एक ऐसा इमेज जो था, कहीं ना कहीं इस इमेज को हटाकर जो उनका व्यक्तित्व है उसको सामने ले आने की एक प्रक्रिया, एक लक्ष्य ये भी होने की बात कही जा रही है। 135 दिन चले इस यात्रा में राहुल गांधी 100 से भी ज़्यादा स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग किए, 13 प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, जिसमें उनसे जो भी प्रश्न किए गए सारे प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश किए। जो भी विषय आए उस विषय पर अपना मत रखने का प्रयास का भी काम किए। वेदर का बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिए, बारिश हो या ठंडा हो उसमें उन्होंने अपनी यात्रा बंद नहीं रखी। तो एक रफ एंड टफ एंड चीज़ों को समझने वाला एक राहुल गांधी के पूरी पर्सनैलिटी की पैकेजिंग भी इस यात्रा का एक लक्ष्य होगा, ऐसा जानकारों का कहना है। अब ये जो इमेज सामने आया है, जो पर्सनैलिटी को सामने लाने का प्रयास किया गया है, उसको इससे भी जोड़ के देखा जा रहा है कि इनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसी शख्सियत से सामना करना है 2024 के चुनाव में। तो उसके पहले ये कितने स्टेबल और स्ट्रांग हैं, यह देशवासियों को बताना एक उद्देश्य ये बताया जाता है। अब इसमें कहाँ तक पार्टी सफल हुई है, यह बात तो चुनाव में ही पता चलेगा। और ज़रूरी नहीं है कि इस वर्ष के जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं 9 राज्यों में उसमें पता चले। अंततः लोकसभा चुनाव में पार्टी क्या करती है, कैसे करती है, उस पर बहुत सारा चीज़ डिपेंड करेगा। लेकिन निश्चित रूप से इनके एक जो पर्सनैलिटी है, इस पर्सनैलिटी को बाहर लाने का प्रयास किया गया। और जो चुनाव होंगे, चुनाव में बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, केवल इनका व्यक्तित्व तो ही नहीं होगा। अब एक और भी लक्ष्य जो बताया जा रहा था कि पार्टी में नई ऊर्जा की संचार करना भी एक लक्ष्य था इस यात्रा का। इस यात्रा से पार्टी में नई ऊर्जा का संचार कहाँ तक हो पाया और जो पार्टी के में ऊर्जा नई आई, नई गर्मी आई, उसको ये सस्टेन करने में पार्टी कहाँ तक सक्षम है 2024 के चुनाव तक, यह एक पार्टी के लिए निश्चित रूप से बड़ी चुनौती है। अब जहां कांग्रेस से
राहुल गांधी से और विपक्षी एकता से हटकर उद्देश्य बताती है इस यात्रा की, वहीं जानकार इसे कई रूप में देखते हैं। पार्टी करीब 21 लोगों को, विपक्षी पार्टियों को इस सभा में बुलाई थी, इनविटेशन दी थी शामिल होने के लिए, जिसमें बहुत सी पार्टियां नहीं आई। गौरतलब है कि इनकी सरकार है बिहार में, नीतीश कुमार के साथ एक कोलिशन गवर्नमेंट है। जेडीयू नहीं है, उन्होंने पहले ही लिखकर अपनी असमर्थता बताई है। नॉर्थ ईस्ट में उनके प्री ऑक्यूपेशन है और उनका चुनाव शुरू होने वाला है, इसलिए वो नहीं आए। आरजेडी नहीं आई। अब इसको दूसरे तरह से समझने की कोशिश कीजिए कि जो मेजॉरिटी ऑफ सीट है, पहले उत्तर प्रदेश को देखिए। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है। 80 लोकसभा सीट में से मात्र 2 लोकसभा सीट इनके पास है 2019 के चुनाव में। तो अगर वहां समाजवादी पार्टी और अन्य के साथ इनका कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है, तो इनके लिए वहां अपने को एक स्ट्रांग फोर्स के रूप में खड़ा करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। हालांकि समाजवादी पार्टी को भी 2019 के चुनाव में मात्र 5 ही सीट मिला था। समाजवादी पार्टी को भी इनविटेशन था, आरएलडी को भी इनविटेशन था। ये दोनों पार्टियां शामिल नहीं हुई समापन समारोह में। अब वहीं बिहार की बात करते हैं तो जेडीयू नहीं ही आया, आरजेडी भी नहीं आया। बिहार में 40 लोकसभा सीट है। उस 40 लोकसभा सीट में से मात्र कांग्रेस के पास 1 लोकसभा सीट है। कांग्रेस को वहां अपने आप को खड़ा करना है, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो 80, 40, 120 सीट हो जाता है। 120 सीट में आपके पास कितने सीट है? 3 सीट हैं। और यहां से चलिए बंगाल, ममता दीदी के यहाँ, तो वहां के 42 सीट में आपके पास 1 सीट है। बाकी मेजॉरिटी ऑफ सीट टीएमसी के पास है और बीजेपी के पास है। तो जब तक इस बेल्ट को आप का जो प्रभाव है, इस बेल्ट में आप इस प्रभाव को नहीं बढ़ाते हैं, तब तक नेशनल स्केल पर आपका जो लोकसभा में टैली होगा वो निश्चित रूप से आपके फेवर वाला नहीं होगा। अब यहाँ विपक्षी एकता की भी बात आती है। अगर ये पार्टियां आपके साथ अंडरस्टैंडिंग करती हैं तो यहाँ तो ये ऑलरेडी बीजेपी के साथ डायरेक्ट फाइट में है, चाहे यूपी हो, बिहार हो या वेस्ट बंगाल हो। तो ये अपना ग्राउंड आपको क्यों दे? इनके साथ ये बात है। वहीं केसीआर आपके साथ है नहीं, वो तो एक अलग ही लग रहा है जिसे मोर्चा बना रहे हैं। अभी एक मीटिंग किए थे जिसमें कि पंजाब, दिल्ली और केरल के मुख्यमंत्री आए थे, बाकी लोग नहीं आए थे, तो उनका एक अलग खेमा लग रहा है कि बन रहा है। तो ये कई फ्रंट के रूप में ये उभरने की कोशिश कर रहा है। एक बात और बता दें, जयराम रमेश जी ने ये कहा है कि विपक्षी एकता आवश्यक है, जो कि राहुल गांधी जी ने भी कहा है। रमेश ने यह कहा कि विपक्षी एकता आवश्यक है और वो उसका फलक्रम जो है हमेशा कांग्रेस है, मतलब कांग्रेस के ही चारों तरफ यह विपक्षी एकता संभव है। तो विपक्षी एकता को अगर हम देखें, अगर इस यात्रा से जोड़कर देखें, तो भले ही कांग्रेस बोल रही हो कि हम इनको विपक्षी एकता के लिए नहीं, एक कटसी इनविटेशन में हम इनको बुलाए थे, लेकिन आम लोगों के बीच में, राजनीति के जानने वाले लोगों के बीच में एक यह धारणा जरूर बन रही है कि इनके कॉल पर जो बड़े विपक्षी दल हैं वो शिरकत नहीं किए। अब आने वाले दिनों में हो सकता है ये इतना महत्व अभी नहीं रख रहा हो, लेकिन आने वाले दिनों में विपक्षी एकता किस तरह से बन रही है यह बहुत हद तक माने रखेगा बीजेपी को, नरेंद्र मोदी की पार्टी को चेक करने के लिए, चैलेंज करने के लिए। खैर, भारत जोड़ो यात्रा पे आते हैं। भारत जोड़ो यात्रा का लक्ष्य भले ही ऑफिशियली जो बताया जा रहा हो, फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ए.के. एंटनी ने समापन समारोह के समय कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी का एक नया जन्म हुआ है और वो एक नए राहुल गांधी है, और उन्होंने पूरे देश को समझा है, देखा है। अब देखना यह है कि जो इस यात्रा से ऊर्जा बनी, जो क्रिएट हुई,
उसको आगे ये कहाँ तक पार्टी सस्टेन कर पा रही है, क्योंकि जब तक इस ऊर्जा को पार्टी अपने ऑर्गेनाइजेशनल शक्ति के रूप में नहीं इस्तेमाल कर पाती है तब तक इसका कोई महत्व नहीं है। तो पार्टी अपने ऑर्गेनाइजेशन को कितना स्ट्रेंथन करने में कामयाब होती है, इन सारी चीज़ों पर राहुल गांधी का इमेज, ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी। और एक बात याद कीजिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पार्टी के लोगों का आह्वान किया, एक एक बूथ, एक एक लोगों तक जाइए। अब कांग्रेस उसको मैच करने के लिए कहाँ तक सक्षम है अपने उद्देश्य को पूर्ति करने में, आने वाले दिनों में पता चलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करना आवश्यक है। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।